वेलकम टू क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल क्वेश्चंस जो आपके झारखंड एक्साइज से रिलेटेड होगा। दोस्तों अगर आप जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं कि न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, 40 MCQ क्वेश्चंस बेस्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीजीएल की तैयारी करते हो या आप झारखंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जामिनेशन में भी पूछ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग जो है इस सेशंस को हम लोग एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करते हैं, मतलब व्याख्या के साथ कवर करते हैं। एक क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग और भी अधिक क्वेश्चंस गेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, आपको पता होगा, आप पुराने स्टूडेंट हो। और फ्रेंड्स बोलना चाहूँगा जेएसएससी एक्साइज, ठीक है, जेएसएससी एक्साइज से रिलेटेड दोस्तों अभी नोटिफिकेशंस की बात करें तो कोई भी ऐसी नोटिफिकेशंस जेएसएससी की तरफ से नहीं आई हुई है। ठीक है, फिजिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको बोलना चाहूँगा कि अभी जो है पहला चरण की बात करें, फर्स्ट चरण जो है दोस्तों, फर्स्ट टर्म का जो चुनाव है, इलेक्शन है दोस्तों, अभी 14 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है 27 मई तक चलने वाले हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों। और 27 मई के बाद आपकी जो है दोस्तों फिजिकल ले ली जाएगी, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा आपको, तो स्टडी पे भी फोकस करना है और कंटिन्यू आपको दोस्तों जो है रनिंग पे फोकस करना है। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों व्याख्या के साथ इस क्वेश्चंस को, इस सेशंस को कवर करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि आपके क्वेश्चन जो है तो 40 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके एक्साइज कांस्टेबल में। ठीक है, और भी डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं कहीं पे 30 है, कहीं दोस्तों जो है वो 25 आती है। तो इस तरीके से जो जीके का जो है दोस्तों वेटेज रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स की फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि जब राजा जी फार्मूला प्रस्तुत किया गया था तब गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, ये राजा जी फार्मूला के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं आंसर बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, तो दोस्तों उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेवेल था। इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स और भी कुछ गेन करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत को ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जारी राजनीतिक गतिरोध का समाधान करने के लिए दोस्तों मार्च 1944, ठीक है, मार्च 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपको पता है दोस्तों। ठीक है, ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि उन्होंने राजा जी फार्मूले का प्रस्ताव पेश किया था। यह फार्मूला भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, इसकी शासनकाल की बात करें फ्रेंड्स तो आपको बता दो कि 1 अक्टूबर 1943, ठीक है, 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक जो है दोस्तों इसके दौरान दोस्तों पेश किया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजगोपालाचारी ने राजा जी फार्मूले का प्रस्ताव पेश किया था, तो क्वेश्चन यहाँ भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन से आपको केयरफुली सेशंस को ऑब्जर्व करना है और शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के क्वेश्चंस है जो मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया हुआ है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया हुआ है। तो सारे के सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो सूर्य देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सूर्य ऊर्जा का एक सतत स्रोत है। ठीक है, तो सूर्य के वायुमंडल में कौन सी ऐसी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती हैं, आपको ये क्वेश्चन बताना। तो इस क्वेश्चन सिंपल है और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि सूर्य जो है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है। इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन आंतरिक भाग में होने वाले आणविक संघातों से होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और जान लेते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि सूर्य जो है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है। ठीक है, सन जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन से भरा पड़ा है। ठीक है, आपको पता है। देखिए इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन आंतरिक भाग में होता है, ये सन है। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है दोस्तों आंतरिक भाग से होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसमें हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में बदलती रहती है, जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ओके, बताना चाहता हूं प्रिडिक्शंस के हिसाब से दोस्तों सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का लगभग 10 खरब पाउंड उपयोग करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जन सूचना अधिकार पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन का राष्ट्रीय अभियान NCPRI, ठीक है, NCPRI विसल्स ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल के पास होने के लिए लॉबी कर रहा है। इसका उद्देश्य किसकी सहायता करना है। ठीक है, तो आपका मोटिव बताना है इसका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। थर्ड का आप ये थर्ड ही ऑप्शन तो RTI सक्रियतावादी। ठीक है, RTI
एक्टिविटीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपको, ठीक है। और ये जो है दोस्तों जन सूचना अधिकार का राष्ट्रीय अभियान विशल्स ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल के पास होने के लिए लॉबी कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य दोस्तों आरटीआई एक्टिविटीज में सहायता करना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड्स की वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो राइटर के बारे में बताना है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला दोस्तों, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए वार एंड पीस पुस्तक रशियन लेखक थे दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय। इनके द्वारा दोस्तों 1868 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। 1868 ईस्वी में लिखी गई थी, आपको बताना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है, कौन सी संवैधानिक शक्ति है आपको ये बताना है इनमें से, ठीक है। तो 5 का थर्ड ऑप्शन तो हो जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना, ठीक है। बाकी शैक्षणिक संस्थाओं के कार्य को समीक्षा करना ये नहीं है। राज्य विधानमंडलों के कार्य का पर्यवेक्षण ये भी नहीं है दोस्तों। विविध विभागों के बीच विवादों का निपटारा ये भी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन ये जो है जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति के बारे में बताता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, सबसे कौन से स्टेट में दोस्तों आपको बताना है कि डेंसिटी के हिसाब से कौन से स्टेट में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर रहने वाला है। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो है ये दोस्तों भारत सरकार द्वारा भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई थी 2013 में, ठीक है। भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई थी 2013 में। इसके अनुसार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है 20,828 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 20,828 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक घने वन वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और सेकंड की बात करें दोस्तों तो 8,720 वर्ग किलोमीटर के साथ दोस्तों महाराष्ट्र सेकंड पे बना हुआ है डेंसिटी फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो, ठीक है। और आपसे अगर पूछा सकता है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक एरिया जो है दोस्तों फॉरेस्ट का कौन कवर करता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वो मध्य प्रदेश है जो 77,522 वर्ग किलोमीटर के साथ दोस्तों सबसे बड़ा वन वाला क्षेत्र है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 67,321 वर्ग किलोमीटर के साथ दोस्तों जो है अरुणाचल प्रदेश एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश ही रहने वाला आपको पता है। देखिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए तो ये सेकंड ऑप्शन NH2 रहने वाला, ठीक है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबकी लंबाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1214 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 1214 किलोमीटर है। और NH1 की बात करें तो 523, ठीक है, नहीं 535, ठीक है, 535 किलोमीटर के साथ बना हुआ है। NH3 की बात करें दोस्तों तो ये जो है 423 किलोमीटर से बना हुआ है। NH2 की बात करें तो 230 किलोमीटर के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें नेशनल हाईवे की तो NH2 रहने वाला, ठीक है। और NH2 दोस्तों आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ है, दिल्ली कोलकाता मार्ग को संदर्भित करता है, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता जो है दोस्तों मार्ग को संदर्भित करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। तो भूमि से लैंडलॉक एरिया जो है दोस्तों, आप लैंडलॉक एरिया बताना आपको, ठीक है। तो 8 का थर्ड ऑप्शन तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसके चारों तरफ भूमि है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश चारों तरफ स्थल से घिरा एक राज्य है। यह पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से, और दक्षिण में दोस्तों महाराष्ट्र से, और पश्चिम में दोस्तों गुजरात से, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है, आपको बताना चाहिए। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इसे हिंदुस्तान का हृदय कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए इसको दोस्तों हिंदुस्तान का हृदय भी कहा जाता है, हिंदुस्तान का हार्ट भी कहा जाता है, आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया हुआ था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो थर्ड ऑप्शन तो बैरकपुर में, ठीक है, ये सबको पता होगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने दोस्तों बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया हुआ था। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करते हैं ताजमहल की रूपरेखा जो डिजाइन हो दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। 10th का आप ये सेकंड ऑप्शन देते हो उस्ताद ईसा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ताजमहल दोस्तों कला जगत को शाहजहां की अनुपम देन है। उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का मुख्य स्थापत्यकार थे, ठीक है। और जिसे शाहजहां ने दोस्तों नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की, और इसका प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा था, ठीक है। प्रधान मिस्त्री की बात करें तो
उस्ताद ईसा आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हरित स्थल जो ग्रीनलैंड है दोस्तों कौन सा रहने वाला है, तो ये दोस्तों बड़ी बर्फ चादर रहने वाला है, ठीक है। बताना चाहता हूँ कि ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों आर्कटिक महासागर यहाँ पे अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 21,75,600, ठीक है, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। बात करते हैं कि किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट रहने वाला, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपको याद रखना दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो है दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। तो ये बात करते हैं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए तो ये जो है कोलकाता में अवस्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको पता होना चाहिए तो ISI, ठीक है, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूशंस, आपको पता होना चाहिए तो ये जो है कोलकाता में अवस्थित है। देखिए इसका जो है दोस्तों मुख्यालय जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, वेस्ट बंगाल में इसका जो हेडक्वार्टर है अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बस इसी तरह ही बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये बात करते हैं कि संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85, ठीक है, आर्टिकल 85 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार दोनों सदनों की बैठक का आयोजन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के एक सत्र में अपने समय तक चलने वाली बैठक में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अगले सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए तिथि की घोषणा करेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये डी ऑप्शन तो हो दोस्तों, ऐसी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। देखिए बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह 35 वर्ष की आयु और लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त न कर ले, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु दोस्तों संविधान में किसी प्रकार की अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन से आपको पता नहीं, ठीक है। ये बात करते हैं क्वेश्चन की, तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, ठीक है। तो आपका जो है दोस्तों बिस्मार्क के रूप में और भी कौन जाने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये पटेल जी जाने जाते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के ये गृह मंत्री भी, होम मिनिस्टर भी रहे थे और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। अभी उप प्रधानमंत्री नहीं चलता, लेकिन उस समय चलता था, ठीक है। तो बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नए और स्वतंत्र 562 राज्यों को एक करते हुए एक अखंड भारत का निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, ठीक है। देखिए इसी संदर्भ में उनकी तुलना जर्मनी के ऑटो वॉन बिस्मार्क से की गई थी, ठीक है। ये दोस्तों जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क की बात करें तो जर्मनी के रहने वाले थे, तो उन्हीं के साथ दोस्तों इनकी तुलना की गई थी, ठीक है। 1860 में जर्मनी के एकीकरण में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो दोस्तों देखिए बात करते हैं कि अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सितार बजाते हैं, ठीक है। तो अली अकबर दोस्तों खान जो है, अली अकबर खान मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बात करते हैं स्पेसीज, ऐसे बेस्टियों का समूह है, तो समूह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है दोस्तों जननात्मक रूप से जीवन क्षम रह सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बात करते हैं कि 19 क्वेश्चन की। तो ये बात करते हैं किसके शासनकाल के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जेडी, ठीक है, जनता दल सरकार के शासन काल में दोस्तों 1990 में, ठीक है, 1990 में दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जेडी मतलब दोस्तों, जेडी मतलब जनता दल होता है, ठीक है, जनता दल। बात करते हैं कि सामूहिक खेती जो है दोस्तों यहाँ के कौन से घास स्थलों में की जाती है, तो स्टेपिस घास आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो सामूहिक खेती दोस्तों स्टेपिस घास के मैदानों में की जाती है। स्टेपिस को शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, ठीक है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स की बॉस्टन टी पार्टी क्या है, ठीक है। तो कभी पूछ सकता है कि बॉस्टन टी पार्टी क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चाय कर के विरोध, ठीक है। टैक्सेस की बात करें, चाय का जो टैक्स, टी टैक्सेस के विरोध में विरोध हो रहा था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों बारदोली सत्याग्रह रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो है दोस्तों ये सत्याग्रह इन्होंने नहीं किया हुआ था, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि दोस्तों 1928 ईस्वी में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1928 ईस्वी में दोस्तों कपास के
मूल्य में गिरावट आने के बावजूद सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दोस्तों बारदोली सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो आप पूछ सकता है दोस्तों कि जो है किसके नेतृत्व में दोस्तों जो बारदोली सत्याग्रह किया गया था। तो आपको याद रखना कि पटेल साहब को याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, आपको बताना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो IRDP, ठीक है, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए दोस्तों सेकंड ऑप्शन तो छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना तो बंद हो गई है अभी, लेकिन ये तो अब याद रखना है कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों IRDP इसके दौरान दोस्तों स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 24 क्वेश्चन देखते हैं। वेदांगों की संख्या क्या है। ठीक है, वेदांगों की संख्या बताना है आपको। तो ये सेकंड तो 6 वेदांग रहने वाले हैं। ठीक है, 6 वेदांग होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। पहला तो होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा होता है। दूसरा आपको बता दूं कि निरुक्त होता है। ठीक है, शिक्षा, फिर निरुक्त होता है। और थर्ड की बात करें दोस्तों तो कल्प होता है। ठीक है, फिर आपको बता दूं कि छंद होता है। फिर आपको बता दूं दोस्तों कि व्याकरण होता है। ठीक है, और फिर बता दूं कि ज्योतिष होता है। ठीक है, तो ये 6 आपको याद रखना दोस्तों। वेदों के आपको याद रखना है कि वेदांगों की संख्या जो है वो 6 रहने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो 25 का ये सेकंड ऑप्शन तो हो पी तरंगे। ठीक है, तो देखिए बताना चाहता हूँ कि एल तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं और पी तरंगे होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी स्लो होती है, फिर इसके बाद ये फास्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक गति से चलती हैं। ठीक है, ये तरंगे जो है स्पीड चलती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इनकी गति जो है दोस्तों 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 से दोस्तों मैं बता दूं कि 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पी वेव चलती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग किया गया था। कांच का प्रथम उपयोग जो है दोस्तों वो मेसोपोटामिया में किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है एमोफॉर्म होता है। शीशा क्या होता है दोस्तों, ये एमोफॉर्म होता है, एमोफॉर्म होता है। ठीक है, और दोस्तों ये पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार 3 ईसा पूर्व, ठीक है 3 ईसा पूर्व आपको याद रखना है दोस्तों कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में दोस्तों इसका यूज़ किया करते थे। ठीक है, और चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है फोर्थ ऑफ 376, ठीक है, धारा जो है तो 376 लगता है। और देखिए बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोस्तों अभियोजित किया जाता है, दंड दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 28 क्वेश्चंस की। तो बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है। तो सबको पता होगा ये दोस्तों सेकंड ऑफ तो धनबाद को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में धनबाद को वासेपुर बताया गया है। यह फिल्म दोस्तों कोल माफिया पर आधारित है, आपको पता होना चाहिए कि कोल माफिया पे दोस्तों ये आधारित फिल्म है, ये सबको पता है। ठीक है, और वर्ष 2012 में दोस्तों प्रदर्शित इस फिल्म के निर्देशक अनुराग कश्यप हैं। ये 2012 में मूवी आई थी, आपको सबको पता है। और ये दोस्तों 2012 के साथ साथ दोस्तों निर्देशक की बात करें तो अनुराग कश्यप रहने वाला है। ठीक है, अनुराग कश्यप जी हैं, यह सबको पता होगा। देखिए बात करते हैं किस भारतीय राज्य की किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया गया है। ठीक है, तो 29 का भी सेकेंड ऑप्शन तो बिहार। ठीक है, तो आपको पता है कि बिहार राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति संपत्ति को राज्य सात करने का कानून पारित किया गया, मतलब कि हड़पने का। ठीक है, मतलब कि उसको अडॉप्ट करने का। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चंस की। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए। किसी भी देश का जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, विकास जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है। ठीक है, सामान्यतः दोस्तों किस चीज़ पे निर्धारित होता है, किस चीज़ पे बेस्ड होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि जो है उसकी प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। किसी भी देश की किसी भी स्टेट में दोस्तों किसी भी सबके पास रोजगार होने चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो हमारी जो है इकोनॉमी डेवलप करती है। ठीक है, आपको सबको पता है। बात करते हैं कि उसके औसत साक्षरता स्तर से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि शिक्षा भी होनी चाहिए, एजुकेशन तो रहनी ही चाहिए। ठीक है, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से भी रहने चाहिए। तो यहाँ भी हेल्थ पे भी ध्यान देनी चाहिए, हेल्थ जरूर रहनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी के सभी रहने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको किसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो 31 का भी थर्ड तीर्थक सेक्टर में आते हैं। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि हमारे सेक्टर जो है इकोनॉमी के लिए दोस्तों, इकोनॉमी में सेक्टर जो आते हैं वो 3 सेक्टर आते हैं।
प्राइमरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक शिक्षक, वकील तथा हजाम जो है भी ये आते हैं दोस्तों टर्सरी सेक्टर में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 32 क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं कि अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इसे सही ढंग से हमें परिभाषित करना है। तो बताना चाहता हूँ कि जब लोग जो है उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है, ठीक है। तो अर्धरोजगारी की बात है, तो ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 33 क्वेश्चंस की, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो ये सबको पता है दोस्तों कि 100 दिनों का गारंटी दी जाती है आपके रोजगार से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी, देखिए बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मनरेगा होता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए फुल फॉर्म। तो 100 दिनों का ये गारंटी देता है कि आपकी रोजगार हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है। तो ये दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियां रहने वाला, ठीक है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में दोस्तों आपको याद रखना है कि सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। इतनी सी बात है। बात करते हैं 35 क्वेश्चंस की। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया हुआ है, ठीक है। तो मानव विकास की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये जो है वो श्रीलंका रहने वाला, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक मार्च 2013 में जारी किया गया था। इसके अनुसार दोस्तों बांग्लादेश का सूचकांक 169 रहा था, ठीक है। नेपाल का 180 रहा था, और बात करें श्रीलंका की तो 92 रहा था, और पाकिस्तान का 146 रहा था, ठीक है। और भारत का दोस्तों 136, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं कौन सी, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। तो नए राज्य का जो गठन है दोस्तों कौन कर सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन तो संसद कर सकता है, ठीक है। तो नए राज्य के गठन की क्षमता दोस्तों संसद में निहित है। नए राज्य के गठन पर प्रस्ताव दोनों सदनों में पास करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों सदनों में दोस्तों प्रस्ताव जो है वो पास करना पड़ता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं 37 क्वेश्चंस की, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया हुआ है। तो आपको DPSP जो है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बताना है, कौन से देश से लिया गया है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको सबको पता हो दोस्तों कि जो है आयरलैंड, आपको पता होगा आयरिश, ठीक है। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4, भाग आपको याद रखना दोस्तों कि भाग 4 में इसका वर्णन किया हुआ है। और आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 आपको याद रखना आर्टिकल है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ये आयरिश मतलब आयरलैंड होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो भारतीय संविधान भारतीय राज्य को दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, ठीक है। 38 का आप ये फर्स्ट ऑप्शन तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यहाँ पर हर धर्म सम्मान है, ठीक है। तो सबको पता है कि यहाँ पे जो है इंडिया में दोस्तों सबको पता है कि हर धर्म जो है दोस्तों, धर्म की बात करें तो यहाँ पे सब समान चलता है, आपको पता होना चाहिए, सेम चलता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन सेशन। देखिए सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया हुआ। तो बेस बताना कौन से बेस पे दोस्तों इसको डिवाइड किया हुआ, वर्गीकृत किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो है थर्ड दोस्तों उद्यमों के स्वामित्व पे दोस्तों इसको वर्गीकृत किया हुआ है, ठीक है। तो सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन सा एक विषय इनमें से नहीं आता है, ठीक है। तो 40 का भी सेकेंड ऑप्शन तो हो, अर्थशास्त्र नहीं आता, बाकी साहित्य पे दी जाती है, विज्ञान के लिए ली जाती है और कला से ली जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों जो इलेक्टेड होते हैं दोस्तों 12 सदस्य जो होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जाने माने योग्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है तो इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। तो आई होप कि आपने सेशंस को बहुत इंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे हमने कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, हमने झारखंड कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। तो आप अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद।